अच्छा, मैंने इसके मेरे ग्रुप में ना ये नया पेपर जो है वो भेजा था। तो ये मैंने सुना है आज एक स्टूडेंट से कि मुश्किल था पेपर काफ़ी। तो ये पेपर हम आज शुरू कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज और कल में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अब हम P1 स्टार्ट करेंगे और अगले 2 वीक्स जो है वो हम P1 ही करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, वो कह रहे हैं कि अ कार ऑफ मास 900 kg इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड अगेंस्ट अ constant resistance to motion of 350 newtons. At any instant, the car is moving at a speed of 15 meter per second. Its acceleration is 0.25. हादी शाहजेब को भी मैसेज कर दो यार। ठीक है। अच्छा, तो आपकी एक्सेलरेशन जो है उसने दी हुई है कि 0.25 है। वो करेगा ड्राइविंग फोर्स निकाल दें। आई थिंक हम ये तो न्यूटन सेकंड लॉ का सीधा सीधा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इक्वल्स टू एम ए। आपकी फॉरवर्ड फोर्स आपने निकालनी है जो आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है। बैकवर्ड फोर्स उसने बताई हुई है कि आपकी रेजिस्टिव फोर्स 350 है। मास भी आपको बताया हुआ है विच इज 900। और एक्सेलरेशन भी आपको बताई हुई है विच इज 0.25। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर में डालें, कैलकुलेटर में डाल के जो आंसर निकलता है वो निकाल लें। मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.25 प्लस 350, 575। तो आपकी फॉरवर्ड फोर्स जो है वो 350 न्यूटन आ जाएगी। आसान सा क्वेश्चन था। बी पार्ट कह रहा है कि आपने कार की जो पावर है वो फिगर आउट करनी है। अब पावर का फॉर्मूला भी अगेन वेरी सिंपल, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स आपने ऊपर निकाली है, ड्राइविंग फोर्स 575, और वेलोसिटी उन्होंने क्वेश्चन में बताई हुई थी कि इट वाज 15। तो 575 इंटू 15 करेंगे तो यहाँ से पावर आएगी 8625 न्यूटन। हाथी कैलकुलेटर जो है ना वो प्लीज निकाल लेना यार, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। प्रवीण बेटा आप भी निकाल लेना, मैसेज कर देना अगर आपने रिप्लाई ना भी करना हो तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑफ मास 3 kg एंड 5 kg रिस्पेक्टिवली आर एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो कुछ ऐसा है कि आपका पी और क्यू जो है वो रेस्ट पर हैं। पी इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स क्यू एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर पी एंड क्यू कोलाइड, तो पी की स्पीड आफ्टर कोलिजन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है बट 1 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तो वो आपको कह रहे हैं कि टू पॉसिबल स्पीड्स ऑफ क्यू आफ्टर द कोलिजन फिगर आउट कर लें। ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूटन वो लगा लेते हैं, मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन। m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है। पहले वाले का मास इज 3, उसकी स्पीड 4 थी। दूसरे वाले का मास इज 5, इनिशियल स्पीड 0 थी। पहले वाले का मास इज 3, स्पीड आफ्टर द कोलिजन 1 थी। दूसरे वाले का मास 5 और स्पीड आफ्टर द कोलिजन फिगर आउट करनी है। तो निकाल लो 5v इज इक्वल्स टू 12 - 3 9। v इज इक्वल्स टू 9/5। 9/5 क्या होता 1.8। है? 1.8। 8। 1.8 मीटर पर। अच्छा, ये आपके पास एक सिचुएशन हो गई। उसने कहा कि P हैज अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड और आपने Q की दो पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमने इस दफा जो है वो अज्यूम किया था कि आफ्टर द कोलिजन P की डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड ही है, बट P की डायरेक्शन जो है वो बैकवर्ड भी तो हो सकती है।
तो दूसरी दफा कैलकुलेशन करेंगे विद स्पीड बीइंग बैकवर्ड्स। तो दोबारा लगा लो, 3 × 4 × 3 × -1 + 5v। तो ये हो जाएगा 12 + 3 = 5v, और v = 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन? अभी मैसेज किया था? अभी जी सर। से मैसेज कर दिया था शायद को। मैंने तो नहीं किया, मैं कर देता हूँ। मैंने तुम्हें 4 दफा कहा था कर दिया। अच्छा, आगे वो कह रहे कि इट इज गिवन दैट lambda joules of kinetic energy where lambda is greater than 0 is lost during the collision। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ lambda। ठीक है, तो आपकी ड्यूरिंग द कोलिजन जो है वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो गई है। तो आपको अगेन आपने लॉस को अगर वो फिगर आउट वो कंसिडर करके करना है कि वो सिर्फ चेंज है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपने लॉस को ये एज्यूम करके करना है कि वो सिंपल लॉस ही है विच इज नेगेटिव इटसेल्फ, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो आपने लॉस के लिए क्या करेंगे? आफ्टर कोलिजन स्पीड फाइंड करनी है, और बिफोर कोलिजन स्पीड फाइंड करनी है। आफ्टर कोलिजन जो है, पहले बिफोर कोलिजन निकाल लेते हैं। बिफोर कोलिजन तो काफी इजी थी। 1/2 आपकी एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी जिसकी स्पीड 3 थी, और जिसका मास 3 था और स्पीड 4 थी। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4² = 16, 824 जूल। और दूसरे में आफ्टर कोलिजन आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक आपका मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 1, और दूसरा आपका मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ ईदर 1.8 और 3। बट सिंस क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि आपको लॉस हुआ है, तो आप 3 यूज नहीं कर सकते, आपको 1.8 यूज करना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप निकालें तो आपकी वैल्यू क्या बनती है? लेकिन मेरे ख्याल आप 3 भी लेके करो तब भी सेम ही आ रहा है, आई थिंक। अच्छा, करना जरा क्या बनता? 0.5 × 3 +0.5 × 5 × 1.8², 9.6। तो आपका लॉस बनेगा 9.6। लॉस लिखती है तो माइनस की जरूरत नहीं। -9.6 × 24 -9.6, 14.4 जूल। और अगर आप यहां पर और अगर आप 3 लेके करते तो आपकी क्या वैल्यू बनती है? 24। तो उस केस में आपका लॉस जो है वो 0 होता, जो कि अलाउड नहीं है। क्वेश्चन ने खुद कहा हुआ है
कि लॉस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आगे ये मैग्नीट्यूड्स वाला क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा, बहुत इजी है। उसने कहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता दें, तो आपने वही करना है। उसने रिजल्टेंट मांगी हुई है, तो सिग्मा एक्स निकाल लें, सिग्मा वाई निकाल लें, दोनों को स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। टेन इनवर्स लगाएंगे तो एंगल आ जाएगा। इसलिए इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं कहता। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आपके पास दो पार्टिकल हैं, एक ए और एक बी है। बी का पार्टिकल, बी का मास जो है वो 3 kg है, ए का मास m kg है, are connected by a light inextensible string. Particle B is on a fixed plane at an angle of sine inverse of 0.6 to the horizontal ground. The string passes over the fixed smooth pulley at the top of the plane. Particle A hangs vertically below the pulley 0.7 meter above the ground. The system is released from the rest in the subsequent motion. B moves up the line, which means B आपका ऊपर जा रहा है, A आपका नीचे जा रहा है. And it does not reach the pulley as B moves up the plane. There is a constant resistance to its motion, which is 10 by 3 newtons. उसने resistance बताई हुई है, that is 10 by 3 newtons. और speed of A as it hits the ground, वो आपकी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप एनर्जी मेथड यूज करें, और एनर्जी मेथड यूज करने से आप एम की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो एनर्जी मेथड के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसमें आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों की सारी चीजें निकाल ले जितनी भी निकाल सकते हैं। अगर बी को नोटिस करें तो बी आपका ऊपर मूव कर रहा है। सिंस आपका ए नीचे मूव करेगा बाय 0.75, आपका ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऊपर मूव करेगा बाय 0.75। और आपने हाइट कंसिडर करनी होती है, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन इनवर्स ऑफ थीटा कितना होता है? 36। थीटा की वैल्यू 36.87 डिग्रीज है। तो यहां से आपके हाइट का आंसर क्या आएगा? 0.75 इंटू साइन 36.87। तो वहां से आपके पास 0.75 इंटू 0.4, आपके पास हाइट होगी 0.45। MGH लगा लें। मास है उसका 3, जी की वैल्यू 10, सर हाइट आपने की वैल्यू थीटा क्यों 0 फाइंड पॉइंट। किया था? क्या चीज? थीटा क्यों फाइंड किया था आपने? थीटा फाइंड नहीं करना था। हाँ, 0.6 डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, बट मैंने कहा तुम फाइंड करते हो थीटा तो मैं कर देता हूँ। तुमने मुझे कहा था ओके। कल, मैं हमेशा हमेशा फाइंड करता हूँ, मैंने ओके। कहा। तो 13.5 जूल्स जो है वो हमारे पास जीपी आ गई बी की। काइनेटिक एनर्जी जो है वो कह रहे हैं कि ए की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, विच वुड मीन कि बी की भी स्पीड होगी इस पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले जीपीई निकाल लेते हैं ए की, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जीपी, फाइल्स, वाई आर यू सो लेट? फाइल्स, वाई आर यू सो लेट? तो 7.5 M जो है वो जीपीई आ गई। अब ऑब्जेक्ट बी की के ई निकालें। के ई आपके पास क्या आ रही है?
1/2, mass is 3, speed is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके फाइव, तो यहाँ से आपके पास 6 जूल्स आ रही है। आधी ये कैलकुलेशन ठीक की है मैंने। उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की जो के ई है, दैट इज 1/2, जी। masses m, स्पीड उसकी भी 2 है, तो दैट इज गोइंग टू बी 2m। ठीक है। तो आपने के ई भी निकाल ली, आपने जीपीई भी निकाल ली। अब इस इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन 1 है उसके अंदर सब्सटीट्यूशन करें। तो इक्वेशन 1 के अंदर जब सब्सटीट्यूशन करेंगे तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज गोइंग टू बी 0। आपका ऑब्जेक्ट बी जो है वो ऊपर गया है, विच मीन्स उसकी जीपीई जो है वो पॉजिटिव कंसिडर होगी। आपका ऑब्जेक्ट ए जो है वो नीचे गया है, विच मीन्स उसकी जीपीई जो है वो नेगेटिव कंसिडर होगी। काइनेटिक एनर्जी दोनों ने गेन की है, विच मीन्स उनकी जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव कंसिडर होंगी। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन is also given in the question as 10/3 न्यूटन, बट वर्क डन नहीं दिया हुआ। ठीक है। वर्क डन आप खुद निकाल लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इज 0.75, तो वो आ जाएगा 10/3 इंटू 0.75। अब जो जो चीजें आप वैल्यू सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कर लें। तो मेरा ख्याल है ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे। दिस विल बिकम -5.5, उधर जाके इट विल बिकम +5.5। ठीक है। 0.75 डिवाइड बाई 3 0.25 होता है, मल्टीप्लाई बाय 10 2.5, तो 13 + 2.5 इज गोइंग टू बी 16। तो m की वैल्यू निकालने के लिए 16 डिवाइडेड बाय 5.5 कर दें, विच इज गोइंग टू बी 2.91। सॉरी, 2.91 kg, मैंने जूल्स लिख दिया। सर आपको ये कैसे पता चला था कि जो ड्राइविंग फोर्स है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जीरो कैसे है? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। और वैसे भी मैं अभी कैलकुलेशंस जो है वो रीचेक कर लूँ। वो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है वो तो जीरो ही है ना, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। याद है, एक्सटर्नल फोर्स आपकी जो आप अप्लाई करते हो वो कंसिडर होती हैं, और यहाँ पर हमने कोई फोर्स खुद से नहीं लगाई हुई, सारी नेचुरल ठीक है। फोर्सेस है। अच्छा जी, अब जरा एक दफा कैलकुलेशन चेक कर लें। बी की जीपीई जो हमने निकाली है उसका एंगल उसने दिया हुआ था। ठीक है। बी की जीपीई जो है वो 13.5 आई है, वो बिल्कुल ठीक है। 0.75 जीपीई ए की थी, विच 7.5 m, वो भी बिल्कुल ठीक है। ए की जीपीई नेगेटिव होगी, बी की जीपीई सर पॉजिटिव होगी, आंसर विच इज गलत है थर्टीन पॉइंट आपका। फाइव मैं वही कैलकुलेशन देख रहा हूँ दोबारा से एक दफा। देख लो क्या वैल्यूज चेंज गलत हुई हैं। के ई की जो वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी 1/2, 6 है उसकी, और ये वाली ए की है, सिर्फ करेक्ट कर दो तो ये भी हो गया। और आपके पास ये वाली फोर्स जो है वो 2.5 है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। तो हमने वैल्यू सही प्लग इन की हैं। ये मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन में गलती की है, एक दफ़ा कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लें। आपकी सर आपने ग्रेविटी जीपी ऐड की थी? ग्रेविटी कहाँ पर? हाँ, सेवन पॉइंट ग्रेविटी तो मैंने ऐड की हुई है, हर जगह ऐड की हुई है। आपने ऐड किए थे। ग्रेविटी का तो मुझे इशू नहीं लग रहा। ये दोनों की वैल्यू, ये दोनों ठीक हैं, 2.5 और 13.5। मुझे लग रहा है सारा कुछ ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है। हाँ, मैंने 6 ऐड नहीं किया, ये 16 में 6 ऐड नहीं किया हुआ, तो ये 22 बनता है। तो 22 डिवाइडेड बाय 5.5, फिर अब सही है। 4।
हाँ, तो वो 16 ऐड नहीं होगा। ठीक हो गया, हमारा मैथ्स 4 अब। आगे चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में वो कह रहे हैं कि अ पार्टिकल ऑफ मास m kg is in equilibrium on a rough plane inclined at an angle theta to the horizontal। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस पे बताई हुई है, विद लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्लोप आपको बताया हुआ है, कोएफिशिएंट आपको बता दिया 0.5 है, एंड p इज ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन। पॉइंट ऑफ स्लिपिंग डाउन का मतलब ये है कि आपकी जो फ्रिक्शन एक्ट होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगी, तो फ्रिक्शन आपकी यहाँ पर होगी। जो अब आपको उन्होंने वो दिया हुआ है, इसका ट्रायंगल कंप्लीट कर लें तो ये इसका ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑपोजिट टू द एंगल है, तो दिस विल बी 8 mg। ये जी जो है ये ग्रेविटी वाला जी है ना, 8 mg sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका 8 mg cos थीटा। ठीक है, और इसी तरह जो उसका मास है, मास यहां पर एक्ट कर रहा है, उसको वेट में कन्वर्ट कर देते हैं, वो 10 m बन जाएगा। उसकी भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये कंपोनेंट होएगा 10 m sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होएगा 10 m cos थीटा, बिकॉज यहाँ पर थीटा। अच्छा, ये हमने फोर्सेस सारी ब्रेक डाउन करनी, अब नीचे जरा चलते हैं। अगर आप देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपकी फोर्सेस हैं वो काफी ज्यादा हैं, वाइल रिएक्शन फोर्सेस एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं वर्टिकल की इक्वेशन बनाऊं तो रिएक्शन इज एक्टिंग अपवर्ड्स, 10 m cos थीटा is acting downwards plus 8 mg sin थीटा is also acting downwards। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे r की तो वैल्यू मिल जाएगी, विच इज 10 m cos थीटा प्लस 80 m sin थीटा। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो अलोंग द स्लोप वाली होगी, सिंस उसने बताया हुआ है कि वो स्लिपिंग डाउन है, तो 10 m sin थीटा आपकी डाउनवर्ड फोर्स होगी, फ्रिक्शन आपकी बैकवर्ड फोर्स होगी, और साथ ही साथ आपके पास 8 mg cos थीटा जो है वो भी बैकवर्ड फोर्स होगी, 8 mg cos थीटा इक्वल्स टू ma। सिंस वो इक्विलिब्रियम में है तो दिस विल बिकम 0। अब इक्वेशन नंबर 2 को अपडेट कर लें, 10 m sin थीटा माइनस म्यू आर, आर की वैल्यू इज 10 m cos थीटा प्लस 80 m sin थीटा माइनस 80 m cos थीटा इक्वल्स टू 0। अब अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें तो m m m m कैंसिल आउट हो जाएगा। सारी टर्म्स के पास m है, तो आप m को कॉमन निकाल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दे तो वो 0 हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको 0.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सब्स्टिट्यूट करें, ये हो गया 10 sin थीटा, माइनस 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5 cos थीटा हो जाएगा, -0.5 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -40 sin थीटा हो जाएगा, और बाहर 80 cos थीटा इक्वल्स टू 0।
अब कॉस थीटा वालों को सॉल्व कर दें और राइट साइड पे मूव कर दें, साइन थीटा वालों को इधर ही रख लें। ये -30 साइन थीटा इक्वल्स टू 85 कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर लाके डिवाइड कर लें। tan थीटा इज इक्वल्स टू 85 डिवाइडेड बाय -30। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 85 ओवर 30। हमने एक्यूट एंगल निकालना है तो देर इज नो नीड फॉर द नेगेटिव साइन, बट मुझे लग रहा है कि अगेन वो आपका आना चाहिए था। 85/30 एंगल काफी बड़ा आ रहा है। आदि अगर है तो चेक करो जरा। एंगल सेवेंटी हमारा पॉइंट काफी, फाइव फाइव नाइन हाँ हमारा एंगल काफी बड़ा है, चेक कर लो। मेरा ख्याल है मार्किंग स्कीम में क्या है। अच्छा, 68.2 आ रहा है वहां पे। हाँ तो एक दफा चेक कर लो ना। साथ साथ कोई चेक ही नहीं करता, मैं अकेले ही लगा हुआ हूँ। तो आपकी 10 m कॉस थीटा जो है वो नीचे की तरफ है, आपकी 8 mg साइन थीटा जो है वो भी नीचे की तरफ है। तो ये हमने ठीक बनाई है। ठीक है। इसके बाद इसके बाद अच्छा, ये इक्वेशन हमारी ठीक है। mg की जगह g की जगह हमने 10 डाल दिया, तो दिस इज करेक्ट। हमारी पहली इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक है। आ, अच्छा, उसके बाद r की वैल्यू होगी। अब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड के लिए हमारे पास कौन कौन सी आ जाएंगी। एक तो बैकवर्ड में हमारे पास 8 mg है। ओहो, ये गलत बताई है। 8 mg की डायरेक्शन ये थी, बैकवर्ड डाउनवर्ड्स थी, बैकवर्ड्स नहीं थी। दिस वाज सपोज टू बी पॉजिटिव, 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 और दिस इज गोइंग टू बी 75। आदि चेक करना दोबारा करो। दिस इज गोइंग टू बी -75, -75, -75। आप चेक करो आदि। 75/30 का tan इनवर्स क्या आ रहा है। 68.198 सही है, वो 68.2 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो वो जो मैंने टेबल की डिस्कशन की हुई है कि हर क्वेश्चन से पहले वो टेबल बना लिया करें, तो वो टेबल अगर आपने यहाँ पर वो डायरेक्शन टेबल बनाया होता तो ये गलती जो हम मैंने की है वो ना होती। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 2.5 kg is released from rest from top of a smooth surface which makes an angle of sine inverse with the horizontal. Particle A collides later with a particle B of mass 3 kg, which is moving up the line of greater slope. The speed of B immediately before the collision is 3.5. Immediately after the collision, it has 0.5 or down the plane. Distance A moves up the plane after the collision. पता नहीं, मैंने क्वेश्चन आधा सुना भी नहीं। अच्छा जी, ए जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ए ऑब्जेक्ट, इसका मास है 2.5, विच मीन्स इसका वेट होगा 25 न्यूटन। ओके हो गया। और वो स्मूथ प्लेन है, विच मीन्स फ्रिक्शन तो है ही नहीं। साइन इनवर्स ऑफ 0.2, साइन इनवर्स ऑफ 0.2 क्या बनता है। 11.54, 11.54। ओके। तो ये नीचे आ रहा है, क्या हो गया। इसकी कोलिजन होगी। फाइव आपने 56.3 क्या लिखा हुआ था बच्चा। वो एंगल पहले, तो सॉरी मैंने देखा ही नहीं।
वो कह रहे कि आपकी जो कोलिजन है वो 2 सेकंड्स के बाद हो रही है, तो विच मीन्स यहाँ पर जब भी कोलिजन होगी दैट विल बी आफ्टर 2 सेकंड। ओके, आपका जो पार्टिकल बी है उसका मास है 3 kg, विच मीन्स उसका वेट है आपके पास 30 न्यूटन, और वो जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और जिस पॉइंट पर कोलिजन हो रही है उस पॉइंट पर बी की जो स्पीड है दैट इज 3.5। ठीक है। हम्म और आफ्टर द कोलिजन, बहुत ही खिचड़ी बन गई, आफ्टर द कोलिजन आपका ऑब्जेक्ट बी जो है वो नीचे की तरफ आने लग जाएगा विद द स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, पहले तो देख लेते हैं कि न्यूटन, वो सॉरी न्यूटन कह दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली स्पीड बिफोर कोलिजन जो है ए की, आपको नहीं पता क्योंकि ए भी मूव कर रहा था, और आपको स्पीड आफ्टर कोलिजन भी नहीं पता क्योंकि अगेन अगर इनिशियल नहीं पता तो आफ्टर वाला जो है वो आप तो कोलिजन के साथ निकाल ही नहीं सकते। तो आई थिंक द बेस्ट वे वुड टू गो अबाउट दिस वुड बी कि आप सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लें कि ए कितनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, उसके बाद इस टाइम को यूज करके उसकी स्पीड निकाल लें बिफोर द कोलिजन। ठीक है, तो अगर मैं ए को कंसिडर करूं तो ए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ए की फोर्स एक्ट कर रही है जो कि उसके वेट का कंपोनेंट है, एंड दैट इज 25 साइन 1.54। तो ऑब्जेक्ट ए के लिए फॉरवर्ड फोर्स इज 25 साइन 11.54। बैकवर्ड फोर्स कोई भी नहीं है, मास उसका 2.5 है, और एक्सेलरेशन हम निकालना चाहते हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन आपकी, वो 0.2 दिया हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन आपके पास आ गई है। ए की स्टार्टिंग स्पीड 0 थी, टाइम उसने कोलिजन के लिए ट्रेवल किया 2 सेकेंड्स, और ए भी उसका 2 है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहां से उसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर द कोलिजन उसने डिस्टेंस कितना मूव किया अप द प्लेन। तो पहले हमें उसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी आफ्टर द कोलिजन, उसके बाद हम फिगर आउट कर सकते हैं कि वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था अप द प्लेन। तो m1 2.5 और 3 है, ओके। सो हादी पॉजिटिव किसको लेना चाहते हो, ऊपर वाली को नीचे वाली को, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहते फिर ऊपर वाले को। हो? तो हम ऊपर बिकॉज वाली, हमें आंसर भी ऊपर का फाइंड करना है ना। हाँ ठीक है, तो ऊपर वाली को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। बी आपका 3 kg के साथ मूव कर रहा था, बिफोर कोलिजन उसकी स्पीड 3.5 थी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट ए जो है वो 2.5 kg के साथ नीचे मूव कर रहा था, और उसकी स्पीड -4 थी, इक्वल्स टू आफ्टर द कोलिजन उसकी स्पीड प्लस v होगी क्योंकि वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, प्लस आपका जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आफ्टर द कोलिजन नीचे मूव कर रहा था विद स्पीड ऑफ -0.5। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास
स्पीड निकल आएगी 3 × 3 × 3.5 प्लस माइनस 4 × 2.5 प्लस 3 × 0। तो यहां से आपके पास v की स्पीड निकली 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और जब आपका ऑब्जेक्ट ए अब अप द प्लेन जा रहा है, तो अप द प्लेन में फॉरवर्ड फोर्स 0 है, बैकवर्ड फोर्स उसके वेट का कंपोनेंट है, इक्वल्स टू 2a। तो यहां से आपकी डी एक्सेलरेशन निकलेगी विच इज गोइंग टू बी नेगेटिव। तो कितना डिस्टेंस वो मूव करेगा अप द प्लेन? 2a v आपकी 0 होगी। स्टार्टिंग स्पीड अप द प्लेन की 0.8 है। तो 0.8 का स्क्वायर करें, डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो डिस्टेंस आएगा उसका 0.16 मीटर्स, जो वो मूव करेगा अप द प्लेन। जूम आउट कर रहा हूं, एक दफा देख लें और प्लीज पूछ लें अगर कुछ समझ नहीं लग रही। जी, फाइज फरजीन है खालिद, क्वेश्चन।